सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि यह वीडियो पार्ट 2 है और पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ताकि आप जैसे आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। और ज़्यादा टाइम ना करते हुए, जैसा कि हमने कहा था कि अगले पार्ट में हम इसे हल करेंगे, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। और आपका चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा और हम छोटू आपका मित्र शुरुआत करता हूँ ज़्यादा टाइम ना करते हुए। और देखेंगे पहला कुछ जिसमें बताया गया है समझा क्या जाना, और हम शुरुआत करते हैं क्या समझा क्या जाना। देखेंगे पहला पोखरण, जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। पोखरण एक जगह का नाम है। मान ले कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति के विरोधी होती है तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? कहाँ से रोक सकती है? आपको पता होगा कि संघीय शासन व्यवस्था में ऐसा होता है कि जो केंद्र सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, और ना तो रोक सकती है केंद्र सरकार को। हाँ, अगर उससे अगर पर्यावरण पर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो वह रोक सकती है, क्योंकि अपने राज्य के लिए वो उत्तरदायित्व भी है। या वहाँ के जनता को नुकसान पहुंचाएगी तो वह रोक भी सकती है, लेकिन केंद्र सरकार की बात अधिक मान्य होगा। मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पुस्तकें लागू करना चाहती है। फिर मान लें कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है? जरूरी है क्यों नहीं, लेकिन वैसे कुछ माने संविधान में लिखा हुआ गया है, राज्य सरकार को भी आदेश दिया गया है। लेकिन अगर केंद्र सरकार को नहीं पसंद है तो उसे रोक भी सकती है केंद्र सरकार। और तीसरा आप देखेंगे, तीसरा, मान लें कि नक्सलवादियों से निपटने की नीति के बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के, क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं? और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि केंद्र संघीय सरकार में प्रधानमंत्री आते हैं, राज्य सरकार में आप देखेंगे सीएम आते हैं, तो दाखिल क्यों नहीं दे सकते हैं। और अब हम यहाँ से देखेंगे संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं। संवैधानिक प्रावधानों देखेंगे अभी आगे। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। यहाँ याद रखिएगा, भारत के संघीय व्यवस्था का मुख्य श्रेय किसको देना होगा? लोकतांत्रिक राजनीति को देना होगा। इसी से देखेंगे, इसी से क्या फायदा होगा। आप इस मैप को देख सकते हैं, लेकिन देखेंगे इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। जैसे हम देखेंगे भारत के जैसे भाषाई राज्य अभी देखेंगे क्या होता है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए
पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जैसे अभी दिखाएंगे आपको मैप। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए, माने प्रांत गायब हो गए, और कई नई प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। जैसे अभी देखेंगे हम। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई। राज्यों को बनाने के लिए सीमाएं भी बदला गया। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ, आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीय माने एथनिसिटी इंग्लिश में जानते इसे कहते होंगे की विभिन्नता पर को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। आप देखेंगे संस्कृति, भूगोल और जातीय माने एथनिसिटी में ले के लिए भी किया गया। और इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। आप याद रखिएगा, यहाँ पर भूगोल, संस्कृति और जातीय की वजह से या राज्य। और जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इसमें प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया। जैसे देखेंगे कैसा हुआ था आप। और अब आप देख सकते हैं जैसा मैप आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखेंगे 2019 का मैप है। और आप पहला का मैप आप देख सकते हैं। जैसे पहले देखिए आप, पंजाब, कश्मीर, गुजरात, मध्य भारत नाम था, जिसका नाम अब मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रांत हो गया। हैदराबाद आप देखेंगे पहले राज्य थे, और मैसूर था, मद्रास था। उड़ीसा देखेंगे, बिहार है, असम है। युक्त किसे कहा जाता है आप याद रखिए, यूपी। अगर आप यूपी के हैं तो आप याद रखिए जा। और आप देखेंगे असम इधर है। और ज़्यादा टाइम ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर जैसा कि हम भाई सब सॉल्व करते हैं तो इसे भी करेंगे। क्या आपका गांव शहर आज़ादी के बाद एक ही प्रांतों के अंतर्गत रहा है? अगर नहीं तो इससे पहले के राज्य का क्या नाम था? अब आप देख सकते हैं। वैसे तो मेरा गांव और राज्य एक ही माने एक ही राज्य में था मेरा गांव, और मेरा जिला भी वही। आप अपने यहाँ के लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या आप 1947 के दिन 1947 के 3 राज्यों के ऐसे नाम को याद कर सकते हैं जो आज बदल गए हैं? जैसे आपने युक्त देखा, जिसे उत्तर प्रदेश अब नाम हो गया, और मद्रास आप देखेंगे जिसका नाम अब इस समय तमिलनाडु हो गया, और मैसूर देखेंगे तो आपका कर्नाटक में बदल गया। और ऐसे आप देख सकते हैं।
और हम फिर 3 ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों को काटकर बनाया गया है। आप याद रखिए, जैसे कि यूपी को काटकर उत्तराखंड बनाया गया है, और इस समय तो तमिलनाडु आपका बना हुआ है, ये भी तमिलनाडु सॉरी तेलंगाना जो बना है वह आंध्र प्रदेश को काट कर बनाया गया है। और देख सकते हैं जैसे कि आपका बिहार से का माने छत्तीसगढ़ को झारखंड को बनाया गया बिहार से काट कर। और आप अनेक राज्य देख सकते हैं इसे। अब हम भाषा नीति देखेंगे। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 80% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अनुसूचित भाषा का भी डिफिनेशन आप जिसे माने संविधान में लिखा गया है अनुसूचियों में, उसी को कहा जाता है। वैसे हिंदी माने 22 भाषाओं है, हिंदी भी है और 21 भाषा और एक्स्ट्रा देखेंगे। केंद्र सरकार किसी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार को इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम राजभाषा में ही होता है। अब देखेंगे श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 के बाद 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन देखेंगे क्यों नहीं हुआ। पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया, माने कि झगड़ा ले लिया। आप देख सकते हैं जैसे केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी। इस विवाद को सुलझाना अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारतीय सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने के मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है, उसी से हम श्रीलंका जैसे स्थिति में पहुंचने से बच गए। और हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध, देखेंगे केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलावों का एक उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसी रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी पर केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा।
इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्तता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। और हम देखेंगे 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। गठबंधन देखेंगे एक से एक या माने दो या दो से अधिक दलों का मिलकर एक सरकार बनाना गठबंधन सरकार कह सकते हैं। का शुरुआत भी था। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी और इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। माने राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकती है अब केंद्र सरकार। और इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। पहले आप देख सकते थे कि जो केंद्र सरकार होता था, अगर विपक्षी दल राज्य सरकार में है तो उसे भंग करने की कोशिश करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब राज्य को अलग दर्जा मिला है और केंद्र सरकार को अलग, चाहे विपक्षी दल रहे चाहे जो, अब भंग नहीं कर सकती। और आप देख सकते हैं जैसे राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, आप एक कार्टून देख सकते हैं। आप देखेंगे भारत की भाषाई विविधता। भारत में कितनी भाषाएं हैं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। और इसमें अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों में हासिल इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। याद रखिए कि 1300 से भी ज्यादा भाषाएं थे, लेकिन उसमें से आप देखेंगे अभी इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसे ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया गया। आप देख सकते हैं हिंदी के अंदर कौन कौन से, भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया गया। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। तब भी माने जोड़ने के बाद भी 121 बची, और इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया और इसी कारण से इसे अनुसूचित भाषाएं भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपको मैंने बताया था ऊपर कि 8वीं अनुसूची, याद रखिए ये भी 1 नंबर में आ सकता है आपका
बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। आपका गैर अनुसूचित भाषा आप कितना हो सकता है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं 99 भाषा हो गई, क्योंकि 121 भाषा को मुख्य रखा गया है और उसमें से 22 को अनुसूचित भाषा कहा गया, तो गैर अनुसूचित भाषा आप कह सकते हैं 99। और बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहा गया। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। भाषा के आधार पर सबसे ज्यादा विविधता वाला देश क्या है, आप देख सकते हैं भारत है। साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी सिर्फ 44% लोगों की मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या जोड़ ली जाए तो 2011 में यह 50% से भी कम थी। और यहाँ तक कि अंग्रेजी की बात तो सिर्फ 0.02% लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया था और दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% माने 11% लोग इसे जानते हैं। इस सूची को गौर करें तो देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों को कीजिए। जैसे आप देखेंगे इस सूचना के आधार पर पाई चार्ट बनाए, माने एक आप गोला बना लीजिए और उसमें आप दर्शा लीजिएगा ऐसे ऐसे, मान इधर से और इधर से पाई चार्ट। और भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाला एक नक्शा बनाएं। नक्शा के विभिन्न इलाकों को अलग रंग भरें और दिखाएं उन इलाकों के लोग कौन से भाषा बोलते हैं। आपको भी हम दिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें देखो, आप देखेंगे ऊपर कश्मीरी दिया गया, उसके नीचे पंजाब माने पंजाबी, और फिर हिंदी देखेंगे आपका राजस्थान के कुछ भाग, मध्य प्रदेश का कुछ भाग दिया गया, उधर छत्तीसगढ़ और बिहार का भी कुछ भाग दिया गया है, और नेपाली तो दूसरे देश का है। और आप देखेंगे एक यहाँ निशी लिखा हुआ है, असमिया लिखा गया है, खासी लिखा गया है, मिजो लिखा गया, मणिपुरी लिखा गया, बंगाली, ओड़िया, मराठी, भीली, गुजराती देखेंगे आप। और देखेंगे आप कन्नड़ दिया गया है, कोंकणी, तेलुगु, और इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें फिर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ऐसी 3 भाषा ढूंढिए जिनको भारत में बोला जाता है पर इस सूची में नहीं है। तो आप देखेंगे भिली नहीं लिखा है उसमें, ना तो मिजोरम लिखा है, ना आओ लिखा है, नागालैंड में आओ देखें आप बोला जाता है इधर, ना तो निशी लिखा गया उसमें, और ना और उड़िया, हिंदी, ये सब तो लिखा गया है। और ज़्यादा टाइम ना खाते हुए हम शुरुआत करेंगे आगे। अब देखेंगे क्या समझा क्या जाना, आप देख लीजिए, क्योंकि हम सब पूरा सॉल्व कराएंगे। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ें। यहाँ आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को छपा था। देखेंगे क्या छपा था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का आज ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में अपने तरीके से इसे राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन का एकदम बदल दिया गया। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आजाद होगा तो इस
नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था पुरातन जुड़ाव के परिणाम में था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा, इसके आधार पर जब कितने विभाजन होंगे। नेहरू, पटेल और राजाजी के मन यह सवाल खोद रहा था। देखेंगे क्या, बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने के जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की। भारत की एकता को मजबूत करने में क्या, भाषा के आधार पर गठित राज्यों। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय, माने कन्नड़ तो बोलता है लेकिन भारतीय, अगर बंगाली और भारतीय है और अथवा तमिल है तब भी भारतीय और गुजराती है तब भी भारतीय, जैसे दो दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते हैं। और हम देखेंगे भाषावर राज्यों के गठन ने भारत को एक भागवा स्थिति में से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार होती। एक भाषा, 14-15 राष्ट्र। और अपने राज्य या अन्य किसी ऐसे राज्य का उदाहरण लें जो भाषावर पुनर्गठन के प्रभावित हुआ है। यहाँ तर्क दिया गया और उसके पक्ष विपक्ष के उदाहरण को साथ में टिप्पणी लिखें। आप अपने राज्य का देख सकते हैं। और हम अब जहाँ तक आगे हैं, भारत में विकेंद्रीकरण को शुरुआत करेंगे। हमने अभी पढ़ा है कि संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। याद रखिए, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र जर्मनी, लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकारें, माने सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह तर्क दिया गया है। देख लीजिए क्या दिया गया है। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर की स्थानीय शासन कहा जाता है। माने तीसरे स्तर सरकार को स्थानीय शासन कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे, जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण आप याद रखिए, डिफिनेशन उसका आपको मिल गया यहाँ पर। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं को बेहतर समझ होता है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजें की अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह की जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसला में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत
को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्वशासन माने जनता भी और सब मिलकर शासन करें जो। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिश हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों के स्तर पर नगर पालिकाओं का स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकार सीधे नियंत्रण में रखा गया था, माने राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में। और इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते और इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था ना संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम पात्र का हुआ था। उसके बाद अब देखेंगे क्या हुआ। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। देखेंगे जैसे क्या क्या किया गया था। पहला, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई, माने संविधान द्वारा। और देखेंगे दूसरा, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के सीटें आरक्षित हैं। तीसरा आप देखेंगे, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित था। और हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। याद रखिएंगे, राज्य चुनाव आयोग पंचायती चुनाव का माने चुनाव कराती है, पंचायत का चुनाव। और हम देखेंगे, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। गांव के स्तर पे मौजूद होता है। और देखेंगे, प्रत्येक गांव में माने और कुछ राज्यों में ग्राम समूह भी कहा जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह का परिषद आप याद रखिए, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और सामान्यता पंच कहा जाता है, प्रधान भी कहा जाता है और पंच भी। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है और इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले, शहर में वार्ड चलता है और गांव में गांव चलता है। गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोग माने 18 साल से जो ऊपर हैं, जिसे मत देने का अधिकार है, मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। देखेंगे, स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक है। देखेंगे क्या क्या है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है आप याद रखिए। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। मंडल या प्रखंड पंचायत माने स्तरीय पंचायत किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा, आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है। इसके सदस्यों का चुनाव
उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य, जिसे पंच सरपंच या प्रधान कहा जाता है। किसी जिले की सभी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। सभी पंचायत समिति, आप पंचायत समिति देखेंगे, आप पंचायत को वोट देकर माने पंचायत वोट देते हैं, जिसे पंचायत समिति माने पंचायत सदस्य का होता है। पंचायत सदस्य को मिलाकर, पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। राजनीतिक प्रधान किसे कहा जाता है? जिला परिषद को कहा जाता है। आप याद रखिए। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। आप याद रखिएगा, सबसे बड़े पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है नगर निगम के। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक सबसे बड़ा प्रयोग है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया है। याद रखिए। बहरहाल इन सबके बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती है। अधिकांश राज्य सरकारों की स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इसी प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर हैं। याद रखिए क्यों दूर हैं, क्योंकि भी कहीं कहीं नहीं दिया जाता है। और आप इसे हल कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा इसमें कठिन नहीं दिया गया है। हम इसे क्या बताएं। और अब ज़्यादा टाइम ना करते हुए वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो जाए। और लाइक करना भूल सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उससे मेरा परिवार बढ़ता है। और इसी के साथ आपको धन्यवाद, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए।